जी नमस्कार। राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र को लेकर पिछले कुछ वीडियो में हम बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस विषय को आगे बढ़ाते हुए जब हम उन सब विषयों पर विशद चर्चा करते हैं तो आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि किस तरह से राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में एक प्रशिक्षण का डेवलपमेंट होता है, दृष्टिकोण का विकास होता है। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि राजनीतिक भूगोल मुख्य रूप से एक परसेप्शन है किसी भी चीज़ को। भूगोल तो आप पढ़ते ही हैं, जैसे नदियाँ पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, पर्वत पढ़ते हैं, पठार पढ़ते हैं, उपज पढ़ रहे हैं, आर्थिक गतिविधियाँ पढ़ते हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ, सारी चीज़ें पढ़ते। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश की वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है उसमें उस क्षेत्र के भूगोलिक तत्वों का क्या महत्व हो सकता है, इस विषय पर हम बात कर रहे थे। और उसमें भी पहला विषय जो पिछले दिनों हमने पढ़ा कि राज्य की राजनीतिक भू दृश्यावली संबंधी कौन कौन से विषय हो सकते हैं, उसमें 4 विषय आपके सामने मैंने रखे हैं। और पहले विषय जो शुद्ध रूप से भौगोलिक विषय है, जो स्थिति है, आकार है, आकृति, क्रूर, नाभिक क्षेत्र है, इन पर हम बातचीत कर चुके हैं। अब दूसरा जो विषय आता है वो मानव भूगोल से संबंधित है। अब आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि राजनीतिक भूगोल किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ रहा। भौगोलिक पक्षों पर भी बात करेगा तो मानव की जो प्रजाति है उसकी प्रवृत्ति पर भी बात करेगा, क्योंकि वो प्रवृत्ति ही एक ऐसा तत्व है जो ये निर्धारित करेगा कि उस देश का वर्तमान और भविष्य कैसा होगा और उसका प्राचीन जो स्वरूप था वो कैसा था। तो इन पर भी बहुत विशद रूप से वो बात करते हैं और उस विषय को अपने को पूर्णता प्रदान करने के लिए, क्योंकि हमको ये ठीक से है कि आभास है इस बात का कि किसी भी विषय को पूर्ण विषय बनाने के लिए ये जितने विषय हैं इन पर अगर आप विषय में चर्चा नहीं करते तो वो अप्रासंगिक हो जाएगा। और अप्रासंगिकता के साथ अगर समय के साथ हम नहीं जुड़ते हैं तो वो विषय धीरे 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 करके खत्म हो जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में उन सब विषयों पर हम बात करेंगे। दूसरे विषय पर मैं अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि उस प्रजाति कैसी है, भाषा कैसी है, वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक दल, उनका भाव कहाँ पर, विविधताएं हैं, विवरण, ये सारा का सारा द्वितीय जो विषय है आपका राजनीतिक भूगोल के विषय की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण। प्रजाति की जहाँ तक हम बात करते हैं तो आप लोगों को एक बात ध्यान में आती है कि भूगोल की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से जो आपका दुनिया का मानव जो है वो समान नहीं है। आकार आकृति की दृष्टि से भी आपको वो अंतर साफ नज़र आता है। हमको नज़र आता है कि कहीं व्यक्ति आपको लगता है कि वो रंग की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से एक जगह लगे तो दूसरी जगह बिल्कुल उसके विपरीत है। कहीं प्रकृति ने उसके आकार आकृति को, उसके कद काठी को छोटा कर दिया है, कहीं विशाल है। अब ये निर्भर करता है इस बात पर कि वो कितनी मेहनत कर पाएगा। जैसे अब अपन देखते हैं कि ध्रुवों पर रहने वाले लोगों की आकार आकृति कैसी होती है, और एक आपका जो दक्षिणी क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ का जो व्यक्ति है वो किस आकार का है। पेड़ पौधे के जैसा आकार, वैसा विशाल आकार आपको मनुष्य का मिलेगा। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि उसी आकार ने भी उनको दुख दिया है कि दुनिया में सबसे अच्छे गुलाम माने जाते थे, बलिष्ठ होते थे, इसलिए उनका खरीद फरोख्त भी यूरोपियंस ने किया है। तो ये जो प्रजाति है का स्वभाव है, एक प्रजाति का स्वभाव आपने दूसरा भी देखा है कि ये जितने भी उपनिवेशी ताकतें यूरोप की रही हैं उनका वो जो गोरापन है, सफ़ेदपन है, उसको ही उन्होंने ताकत बना दिया कि हम दुनिया की श्रेष्ठ प्रजाति है, हम शासन करने के लिए पैदा हुए, बाकी जितने लोग हैं वो इसके योग्य नहीं हैं। तो ये रेस की जो लड़ाई है, और आपने एक रेस की लड़ाई दुनिया की सबसे विभत्स लड़ाई के रूप में हिटलर के रूप में कहा। उसने कहा कि हम जो जर्मनी के रहने वाले हैं वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ प्रजाति के लोग हैं,
हम दुनिया में श्रेष्ठ हो, इसलिए उसने सबको कहा कि इन सबको मार डालना चाहिए, इनको धरती पर से संहार कर देना चाहिए। तो ये जो मनोवृत्ति है, ये जो प्रजाति की मनोवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं आप विशद रूप में पीछे गंभीरता से जाएंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कहीं ना कहीं निर्धारण जो करता है वो भूगोल है, और वही भूगोल आपको वो ताकत देता है जिस ताकत के माध्यम से दुनिया में आप शक्तिशाली बनने वाले हो। तो प्रजाति की जो विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताओं को आपको समझना पड़ेगा। जैसे भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का व्यक्ति स्वतः ही ज्ञानी है, वो उस एनवायरमेंट या भूगोल की देन। अब आप वैसे भी देखिए, अमेरिका में भी जब बात करते हैं, अगर तीसरे 4 में से 1 व्यक्ति भारत का है वहाँ पर, जो उस देश के विकास के लिए काम कर रहा है, तो और दुनिया में हमेशा हम ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये रेशनल विशिष्टता है, विविधता है आपके इस राष्ट्र की। स्थापत्य कला की दृष्टि से देख लीजिए, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से दुनिया में आपने वो स्थापित किया, उस रेस की विशेषता, उस प्रजाति की विशेषता। तो ये आपको ताकत देती है, इसको आपको उसके इतिहास, भविष्य, वर्तमान और इन सब परिस्थितियों से, विकास की परिस्थितियों से, पतन उत्थान की परिस्थितियों से आपको उसको जोड़कर देखना पड़ेगा, तब जाकर आप उसके समूल जो आपका जो विकास है उस बात को आप समझ पाएंगे। इसी के साथ साथ जैसे भाषा है, अभी भाषा की दृष्टि से जैसे विकास की बात करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सीधे सीधे रूप में कि आज जो बदला हुआ परिदृश्य है विश्व का, उसमें शिक्षा और भाषा एक ऐसे विषय हैं जो आपको के विकास को निर्धारित करते हैं। और अभी अभी आप भारत के संदर्भ में जब आप इसको देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि दुनिया की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो अगर अपन देखते हैं तो अंग्रेजी है, और अंग्रेजी की स्वतः ही सुप्रीमेसी उससे तय हो जाती है। भारत जैसे देश में आकर तो वो और ज़्यादा विकराल रूप में आपको नजर आएगी, क्योंकि स्वतः रूप से भारतीय भी ये मानते हैं कि अंग्रेजी जानने वाला ज़्यादा ज्ञानी है। इस देश में 70 साल में आज़ादी में ये बात इसी तरह से स्थापित कर दी गई है। तो हमको ये लगता है कि भाषा भी विकास का एक परिदृश्य हो सकता है, भाषा भी एक पैमाना हो सकता है, वो आपको और हमको नज़र आता है। वो हमने यहाँ देखा, और दुनिया में ये भाषा वाला जो विवाद, और वैसे भी राष्ट्रों के मध्य विवाद की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में भी देखते हैं तो भाषा भी अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला जो भारत देश है उसमें हर 4 किलोमीटर के बाद बोली भाषा बदल जाती। तो ऐसे में विवाद स्वतः है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, हिंदी, अंग्रेजी, दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं, तरह तरह के, तो वो आपके क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करते हैं, आपके राज्य को स्थिरता प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं या कमजोर करते हैं। तो ये एक विषय है। और जैसे भाषा इंग्लैंड की आपके राज्य में अगर उसका भारत में उसका प्रभुत्व है तो इससे स्वतः आपकी गुलामी की जो मानसिकता है वो आपकी प्रकट होती है। और अभी पिछले दिनों मैंने एक बहुत विशेष जैसे डेटा देखा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उस बात को सुनकर कि दुनिया के जो 20 राष्ट्र प्रगतिशील राष्ट्र हैं या प्रगत राष्ट्र हैं, उनकी जब भाषा पर ध्यान दिया गया तो वो सब अपनी लोकल भाषा में बात करने वाले लोग हैं। और दुनिया के जो नीचे के 20 राष्ट्र हैं वो सब दूसरों की भाषा में बात करते हैं। जैसे अफ्रीका के कुछ राष्ट्र हैं और ऐसे कोई राष्ट्र हैं जो विकास में सबसे नीचे हैं, उनकी भाषा दूसरे राष्ट्रों की। तो स्वतः ही जो एक भाषा के कारण से स्वाभिमान खड़ा होना चाहिए किसी भी राष्ट्र का, वह स्वाभिमान उससे जुड़ा हुआ है, ये बात हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। तो भाषा भी किसी राष्ट्र को ताकत दे सकती है, भाषा भी उस राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जैसे है, इसको हमको विश्व के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा, उसके इस संदर्भ को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी धीरे धीरे हमको ध्यान में आ रहा है, विश्व को भी ध्यान में आ रहा है कि दुनिया की प्राचीनतम भाषा मानव की जो है वो आपकी संस्कृत है, और उसकी जितनी वैज्ञानिकता है उतना नासा ने भी माना, दूसरे देश भी मानते हैं, और कंप्यूटर भी इसको स्वीकार करता है कि उसका जो फोनेटिक्स है, उसका जो लिपि है, उसके जो अक्षर हैं वो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है। तो कितना बड़ा अनुभव रहा होगा जब उस भाषा का विकास रहा होगा, तो उसको कैसे ख़त्म किया गया और
उसको खत्म किए जाने के साथ ही राष्ट्र के स्वाभिमान को कैसे खत्म किया गया? वो संस्कृत नहीं खत्म हुई, वो संस्कृति खत्म की गई, ताकि आपका जो स्वाभिमान है, उस विषय को लेकर जो आपके मन में गौरव है, उस राष्ट्र को कैसे पराधीन किया जाए। तो ये सारी बातें हैं आपको ध्यान में। जिस दिन संस्कृत खत्म हुई उस दिन इस भारत का विकास अवरुद्ध हो गया, क्योंकि भाषा का स्वाभिमान और भाषा का जो ज्ञान आपके पास एक सनातन संतति के रूप में आता है, और वही ज्ञान आप आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित कर कर आने वाले समय में नवीन जो अन्वेषण होने हैं उनका आधार रखते हैं, वो सब जरूरतों का आधार रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है भाषा, जो आपका माध्यम बनता है विकास का, तो उसको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने आता है। उसके बाद आता है जैसे धर्म। तो धर्म मनुष्य की सारी आवश्यकताओं के साथ, क्योंकि उसको मनुष्य के एक जो जिसको कहते हैं व्यष्टि से समष्टि वाली बात, कि इस लौकिक विकास के साथ साथ उसमें परालौकिक विकास की भी चिंता मनुष्य ने, जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ तो ये उसके मस्तिष्क में आने लगा धीरे धीरे। तो वो जब परालौकिक विकास या अपने आत्मा की शांति के लिए या उन सब विकास के लिए, जो उसका स्पिरिचुअल विकास जिसको कह सकते हैं, तो उसके लिए धर्म की बात जैसे कही गई, और उसके का सहारा मनुष्य ने लेना शुरू किया। और कहीं ना कहीं दाएं बाएं आप जब देखेंगे तो इसमें एक बात निहित ही थी कि वो सर्वदा, किसी भी धर्म को ले लीजिए, उसमें मानवता के अहित की बात कहीं भी नहीं की। हो सकता है कम ज्यादा हो सकती है काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन सबके हित की, सबको साथ लेकर चलने की बात सभी धर्मों में कही है। ये बात अलग है कि वो कैसे उसकी कट्टरता को बढ़ाया उन्होंने, और कैसे समूची मानवता को जैसे वो नुकसान पहुंचाया है, तो ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन किसी न किसी रूप में अगर अपन देखेंगे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जैसे अपना विषय हो जाता है इस दृष्टि से कि किस तरह से धर्म का महत्व। और अब जहाँ मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये जो आपका उपनिवेश जो विस्तार की जो बात कही गई थी सबसे पहले अफ्रीकन कंट्रीज में, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, तो मैंने कहा आपको कि वो जो मिशनरीज के रूप में जो लोग यूरोप से चले, तो उनके एक हाथ में बाइबल थी तो दूसरे हाथ में आपका जो कहते हैं जिसको तराजू था, तलवार थी। तो उन्होंने जहाँ जैसा भी हुआ उसको फैलाने का प्रयास किया, और अपनी बात को स्नेह जहाँ दिखता था उसके पीठ पीछे कुछ और बात थी। तो भारत का मुगल काल है, उसकी तो बहुत ही विभत्स, औरंगजेब जैसे लोग और ऐसे लोगों की जब हम बात करेंगे तो वो बहुत ही अलग शक्ल नजर आती है कि जब तक इतने लोगों को मार नहीं दूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, औरंगजेब की ये बात थी। हमको इससे एक बात समझ में आती है कि जहाँ धर्म विस्तार की बात करता है कि जैसे कहा जाता था कि ये जितने मुगल शासक थे कि जितने ज़्यादा तुम दुनिया में इस्लाम का प्रचार करोगे उतना ही जल्दी आपको जन्नत नसीब होनी। ये धार्मिक जो उसको अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता को जो धार्मिक चोला पहनाया गया, तो उसके माध्यम से कितना रक्तपात हुआ है इस उसकी आड़ में, तो इसको भी हम भली भांति हमको समझना चाहिए। और उसकी बात को हम समझें तो हमको ध्यान में आएगा कि एक बहुत ही अलग जैसे विचार है, बहुत ही अलग जैसे वो बात है। इस विषय पर हम थोड़ी कुछ चर्चा और करेंगे। फिलहाल मैं अभी यहाँ इस विषय को ख़त्म कर अगले वीडियो में इस विषय पर हम फिर बात करेंगे। धन्यवाद।